हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सल क्लासेस। आइए इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन, जिसमें शामिल है अध्याय 7। नाम है कणों की निकाय तथा कोणीय गति। यहाँ पर इस लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा हमसे कि कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग इंटू खाली स्थान। देखिए, जो कोणीय संवेग होता है बराबर रैखिक संवेग इंटू होता है आघूर्ण भुजा। तो आपको यहाँ पर आघूर्ण भुजा लिखना है। क्या लिखना है आपको? आघूर्ण भुजा। ये सूत्र होता है, किसका होता है? तो ये होता है कोणीय संवेग का, रैखिक संवेग इंटू आघूर्ण भुजा। उसके बाद देखिए, ये एकांक सदिश है आई जे के। तो आई क्रॉस जे करते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो हम इसको समझ लेते हैं कि आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, इन एकांक सदिश है आई, के और के। यदि हम इनका क्रॉस गुणा करें तो हमें क्या मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, आई जे के है, तो हम इसको एक बार क्रम से लिख लेते हैं। किस प्रकार से? हम इसको वर्ताकार रूप में लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग हमें करना है कि ये आई है, ये यहाँ पर जे है, और यहाँ पर के। यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो जो चिन्ह है वो धनात्मक आएगा, और जो भी अवयव दिया है उसका अगला वाला एलिमेंट आएगा। जैसे यदि आपको आई क्रॉस जे निकालना है, इनके ऊपर केव आपको लगाना है। तो अब देखिए, आई जे अगला एलिमेंट क्या आया? क्या आया? और दिशा यही है। जब दिशा यही है तो ये आ जाएगा के पॉजिटिव। फिर देखिए, जे क्रॉस आई निकालना है, जे क्रॉस के निकालना है। क्या निकालना? जे क्रॉस के। के बाद के इसी दिशा में आई आया है तो आई जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। फिर निकालना है के क्रॉस आई, तो यहाँ पर भी के और आई इसी दिशा में है तो जे जो है प्लस में आएगा। उसके बाद हम विपरीत क्रम में चलते हैं। तो देखिए, आई और के क्या है? आई और आई क्रॉस के करते हैं। आई के विपरीत क्रम में है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा और अगला एलिमेंट यानी कि जे आ जाएगा। ये होगा माइनस का जे। उसके बाद के क्रॉस जे हम करते हैं, तो ये भी देखिए जे, और ये विपरीत क्रम में आ रहा है। आई क्या आ जाएगा? माइनस में आई। फिर आता है जे क्रॉस आई। देखिए, जे और ये आई विपरीत क्रम में आया है तो माइनस का आ जाएगा के। आई होप कि आप यहाँ से इसको इजी वे में ध्यान रख पाएंगे। यदि समान क्रम में यानी कि उसी क्रम में चलता है, चक्रीय क्रम में, तो पॉजिटिव में अगला एकांक सदिश आएगा। यदि विपरीत क्रम में आता है तो अगला एकांक सदिश ऋणात्मक चिन्ह के साथ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो पूछा था वो पूछा था आई क्रॉस जे। आई क्रॉस के जे, तो आई जे के आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के और इसके ऊपर के। फिर है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो देखिए, जो समान सदिश होते हैं उनका सदिश गुणा जिनको हम क्रॉस से व्यक्त करते हैं वो शून्य होता है। यानी कि समांतर सदिशों का गुणा शून्य होता है। जो सदिश समान होते हैं उनका सदिश गुणा शून्य होता है। फिर है चौथा, ऐसा पिंड जिसके कणों पर लगने वाले इस पर बल लगाने पर भी उनके बीच दूरी नहीं बदलती है को खालिस्तान कहते हैं। तो ऐसे पिंड जिनके मध्य हम कितना भी बल लगा लें, उनके मध्य की जो दूरी है वो नहीं बदलती है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दृढ़ पिंड। कौन से पिंड कहलाते हैं? ये दृढ़ पिंड कहलाते हैं। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन खालिस्तान है। तो देखिए, जो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, जिसको हम क्रॉस के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी यदि हम करते हैं, और यदि हम बी क्रॉस ए करते हैं, तो हमें दोनों एलिमेंट
की जो वैल्यूज़ है वो बराबर नहीं मिलती है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रमनियमन नियम का पालन नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ लिखना है नहीं करता है। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खालिस्तान गति कहते हैं। तो ये गति बनती है लोटनी गति, ये गति बनती है लोटनिक गति। फिर है कि किसी त्रिभुजाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र उस त्रिभुज के खाली स्थान पर स्थित होगा। देखिए प्लेट कौन से आकार की है, त्रिभुजाकार की है। तो इस प्रकार के त्रिभुज के आकार की है, तो इनके जो माध्यिकाओं का जो पिन पॉइंट होगा वहाँ पर इसका द्रव्यमान केंद्र होगा। तो हमें लिखना है माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। नवा है लास्ट प्रश्न। यदि किसी निकाय के कोणों पर बाह्य बल शून्य है तो उसके द्रव्यमान केंद्र का संवेग खालिस्तान होता है। तो देखिए जब भी बाह्य बल शून्य होगा तो उसके जो द्रव्यमान केंद्र उसका संवेग है वो नियत हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं नियत होता है या लिख सकते हैं संरक्षित होता है। इसके बाद अगले प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखे। पहला है यहाँ पर कि जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। किलोग्राम मीटर वर्ग, किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम मीटर -2 या प्रति मीटर बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर। देखिए जो जड़त्वागुण होता है जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सूत्र होता है mr²। एम यानी कि होता है कि द्रव्यमान, जिसको द्रव्यमान को हम व्यक्त करते हैं किलोग्राम से। आर यानी कि होता है उसकी त्रिज्या, उसकी दूरी। तो दूरी को हम मापते हैं लंबाई में, और लंबाई का जो मात्रक है वो होता है मीटर। तो मीटर यहाँ पर 2 है, आर का स्क्वायर है तो मीटर के ऊपर भी हम 2 लगाएंगे घात। तो ये होगा kgm2। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ आपको मिल रहा है, तो जो ऐसा ऑप्शन है आपको फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, तो इसका आंसर पहला वाला हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ है कि किसी बलयुग्म का आघूर्ण उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः आघूर्ण हम ज्ञात करते हैं, युग्म बनाने वाले बलों के आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब भी हम बलयुग्म निकालेंगे तो यह उस बात पर निर्भर नहीं करेगा, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करेगा जिसके सापेक्ष हम आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं। तो इस कारण से इसका पहला आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं। थर्ड है यहाँ पर कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है। कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दे रखा है जूल सेकंड, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर वर्ग, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। तो जो कोणीय संवेग है इसका मात्रक होता है जूल सेकंड। पहला ऑप्शन इसका सही है। चौथा है ऑब्जेक्टिव यहाँ, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन है नेट बाह्य बल शून्य होना चाहिए, नेट बाह्य बल आघूर्ण शून्य होना चाहिए, ए और बी दोनों आवश्यक है, या ए और बी दोनों ही आवश्यक नहीं है। तो जब भी कोई दृढ़ पिंड होगा उसको यांत्रिक संतुलन में रहना होगा, तो उसके लिए नेट बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य होना चाहिए। दृढ़ पिंड के लिए नेट बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फिर आते हैं हम इसके आगे के प्रश्नों पर, जहाँ पूछा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्या पूछा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, इसके एक वाक्य में उत्तर हम देते हैं। पहला प्रश्न, वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण क्या है, पूछा है कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य होता है क्या कहलाता है। तो ऐसा जो बिंदु होगा किसी भी पिंड का जहाँ पर उसका गुरुत्वीय बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा, तो वह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। आपको यहाँ पर लिखना है
गुरुत्व केंद्र। पहले का जो आंसर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गुरुत्व केंद्र। दूसरा है, किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होगा। अभी हाल हमने एक खाली स्थान में भी इसका उत्तर जाना है कि जब त्रिभुजाकार कोई आकृति होती है, उस रूप का कोई पिंड होता है, तो उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, तो ये होता है उसके केंद्रक पर। यानी कि जब ये इस प्रकार से त्रिभुज होता है, तो उसका जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है वहाँ पर स्थित होता है। इसको आप चाहो तो केंद्रक भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु भी लिख सकते हो। केंद्रक या माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर स्थित होता है। थर्ड पूछा हमसे कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होता। संपाती कब नहीं होता है, ये हमसे पूछा है। तो संपाती कब नहीं होगा, जब कोई वस्तु जो रहेगी वो बहुत बड़ी हो। यदि वस्तु कैसी हो, यदि वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष बहुत बड़ी हो। यदि वस्तु बहुत बड़ी होगी तो उस स्थिति में जो द्रव्यमान केंद्र है और जो गुरुत्व केंद्र है, ये दोनों संपाती नहीं होंगे। क्योंकि यदि वस्तु बड़ी होती है और कभी ऐसा हो जाए कि इसके एक भाग की तुलना में जो दूसरा भाग है उसके लिए यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम हो जाए या परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, तो हम बोलते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके कारण गुरुत्व केंद्र होता है और द्रव्यमान केंद्र होता है, ये दोनों एक दूसरे के संपाती नहीं होते हैं। चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि गुरुत्व घूर्णन गति करते पिंड के कोणीय वेग और इस पिंड के किसी कण के रैखिक वेग में मध्य कितना कोण होता है। तो देखिए, जब कोई कण घूर्णन गति करता है तो उसके कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य में समकोण बनता है, यानी कि उनके मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगला है पांचवा, किसी ठोस गोले को पीट कर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार चकती के रूप में बदल दिया जाता है। क्या कर दिया कि एक ठोस गोला था, इस ठोस गोले को पीट कर त्रिज्या वही रखी है और एक वृत्ताकार चकती बनाती है, तो इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण जो है इसका अपरिवर्तित रहेगा। जड़त्व आघूर्ण क्या रहेगा, जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहेगा। हम कारण जान लेते हैं कि अपरिवर्तित क्यों रहेगा। जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर mr²। तो जो बात यहाँ बोली है हम उस बात को ध्यान में रखकर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ बोला है कि एक ठोस गोला है, ठीक है, ठोस गोला है। उस ठोस गोले को क्या किया है, एक त्रिज्या वही रखी है, यानी कि एक I1 था जिसकी त्रिज्या प्रारंभ में R1 थी। बाद में इसको क्या कर दिया, ठोस से एक चकती बनाई है जिसमें भी त्रिज्या वही रखी है, यानी कि इसकी त्रिज्या R1 ही रखी है। फिर बोला बदल दिया जाता है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठोस गोला था, यदि इसका द्रव्यमान m है, खाली त्रिज्या नहीं बदली है, केवल इसको मोटा किया और चकती के रूप में परिवर्तित किया, तो चाहे पहले वाला गोला हो चाहे बाद वाला गोला हो, तो इन दोनों के जो द्रव्यमान है सेम होंगे। ये भी m द्रव्यमान होगा, बाद वाले का भी m द्रव्यमान होगा। तो I1 बराबर होगा mr1², बाद वाला भी हो जाएगा mr1²। तो देखिए दोनों के जो जड़त्वागुण है, दोनों जड़त्वागुण बराबर है, तो हमने यही लिखा है कि इनके जो जड़त्वागुण है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लास्ट प्रश्न है इसका ऑब्जेक्टिव का कि यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए, है ना, पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ है यदि वो एक साथ पिघल जाए, तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब भी पृथ्वी की समस्त बर्फ एक साथ पिघल जाएगी, तो पृथ्वी के समय पर एक दिन के समय पर यह प्रभाव पड़ेगा कि जो दिन अभी वर्तमान में हो रहा है उसकी जो लंबाई है वह समय बढ़ जाएगा। यानी कि दिन की जो लंबाई है
दिन की या दिन का समय बढ़ जाएगा, आपको ऐसा लिखना है। इस प्रकार से यहाँ तक इसके सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद का जो सॉल्यूशन है जिस उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप इस पार्ट के आगे का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं।